सीबीआई ऑफिसर अविनाश रॉय का मिशन बना उनके प्यार तक पहुंचने का रास्ता। जज्बात, जुनून, न्याय और मोहब्बत की है ये दास्तान। ये वही जगह थी जहां आने की बात हुई थी। चमक दमक देखो, उसकी शक्ल से धोखा मत खाना, बड़ी काम की चीज है, बल्लू ने आंख मारते हुए कहा। सीबीआई अफसर अविनाश रॉय ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चेहरे पर रुमाल बांधते हुए उसने इधर उधर देखा। बल्लू वहां से जा चुका था। अविनाश की नजर सामने एक पुरानी इमारत पर पड़ी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, इसके आसपास कई वैसी ही इमारतें थी, रंग बिरंगे कांच की खिड़कियां और उन खिड़कियों से झांकती औरतें। ये इलाका बदनाम था जहां बल्लू उसे लेकर आया था। अविनाश रॉय ने संभल कर अंदर कदम रखा। वो इस वक्त भेष बदले हुए था। न बल्लू को न उस गिरोह के किसी सदस्य को ये अंदाजा था कि जिसे वो अपना साथी समझते हैं वो असल में एक गुप्त सीबीआई अफसर है। अविनाश को जो टास्क मिला था उसमें उसे इस गैंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करनी थी और एक खास सुराग अपने सीनियर अफसरों तक पहुंचाना था। भीतर का माहौल पूरी तरह अलग था। सस्ती परफ्यूम की महक उसे घेरने लगी। वो जैसे ही एक कमरे के पास पहुंचा, एक पतले सफेद हाथ ने उसे खींचकर अंदर खींच लिया। आ जाइए साहब, आज आपके लिए पूरी फुर्सत है। एक मोहक सी आवाज गूंजी। अविनाश ने मन ही मन चिढ़ते हुए अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया। कमरे की सजावट देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये जगह क्या काम के लिए इस्तेमाल होती है। बिस्तर पर पड़ी हथकड़ियां देखकर उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आ गई। उसने रुमाल हटाया और गहरी सांस ली। बल्लू ने आते वक्त बताया था, जिस सरकारी डील की भनक हमें लगी है उस इंफॉर्मेशन का जरिया यही लड़की है। ये बहुत खास है। कभी कभी तो हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि ये लड़की क्या क्या कर गुजरती है। अविनाश को बल्लू की लार टपकाती बात याद आई। उसने सिर झटक दिया। अब बस 5 मिनट बचे थे लड़की के आने में। तभी दरवाजे का लॉक घूमा और कोई भीतर दाखिल हुआ। एक भीनी सी महक कमरे में फैल गई। अविनाश ने जानबूझकर खिड़की की ओर मुंह किए खड़ा रहना जारी रखा। कुछ देर बाद उसने पलटकर देखा, एक मुश्किल से 20 साल की लड़की खड़ी थी। काले घुंघराले बालों को सामने की ओर लपेटा गया था और कपड़े इतने छोटे थे कि उसका गोरा रंग झलक रहा था। अविनाश ने नजरें फेर ली। लड़की के हाथ में एक चमड़े की बेल्ट थी। वह कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही। क्या तुम ही हो जिसे मैंने बुलाया था? अविनाश ने पूछा। जी हाँ, लड़की ने सिर हिलाया। तो बताओ क्या करना है? मुझे कुछ नहीं आता साहब, जल्दी कीजिए वरना मुझे डांट पड़ेगी। उसकी आवाज कांप रही थी। अविनाश हक्का बक्का रह गया। वाह, काम ऐसा और बातें इतनी मासूमियत वाली। अपनी उम्र देखो और हरकतें। अब वो उसके बिल्कुल पास था। लड़की की गर्दन के नीचे एक काला तिल था जिसे देखकर अविनाश की धड़कनें थम सी गईं। तभी अचानक लड़की ने उसके गले में बाहें डाल दी। अविनाश झुलझुला गया। बंद करो ये नाटक। जिस टेप की बात बल्लू ने की थी वो दो। मैं तुम्हारी झूठी अदाओं में फंसने नहीं आया हूँ, उसने झल्लाकर कहा। लड़की चौंक गई। कैसी टेप? मैं तो बस एक बिकने वाली लड़की हूँ। रानी मैडम ने कहा था कि इस कमरे में जाना है तो मैं आ गई। आप जल्दी कीजिए वरना मुझे सजा मिलेगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अविनाश को गुस्सा आ गया। उसने लड़की का हाथ पकड़कर मरोड़ा और झुकाया। बहुत मासूम बनने की कोशिश मत करो। टेप दो या मैं खुद निकालूं। वैसे भी ये कपड़े तो इज्जत छुपाने के लिए नहीं, बेचने के लिए पहनती हो ना। घिन आ रही है तुम्हें देखकर। वो बस उसे मानसिक तौर पर झचकोरना चाहता था, मगर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर झुकी सिसक रही थी। अविनाश की नजर उसकी पीठ पर पड़ी जहाँ जले हुए अक्षरों में गुदा एक गंदा अंग्रेजी वाक्य लिखा था। वो सन्न रह गया। लड़की जमीन पर बैठ गई थी जैसे मिट्टी की बनी हो। ये मैंने क्या कर दिया? अब ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो कांपते हुए बोली। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? अविनाश ने पूछा, मगर वो बस सिर झुकाए रही। तभी उसकी जेब में रखा विशेष डिवाइस वाला मोबाइल बजा। मैसेज था, वांछित लड़की को एजेंसी ने पकड़ लिया है, तुम तुरंत निकलो। अविनाश के होश उड़ गए। उसने एक बार फिर लड़की की ओर देखा जो अब भी घबराई हुई थी। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे मत छुइए, वह बड़बड़ा रही थी। अविनाश की नजर उसके बदन पर पड़े बेल्ट और सिगरेट से जले जख्मों पर गई। वो रुक गया। तुम कौन हो? यहाँ क्यों हो?
उसने फिर से पूछा। लड़की रोती रही। ये मेरा पहली बार था, उसने धीरे से कहा। अविनाश रॉय वहीं खड़ा रह गया। उस मासूम चेहरे ने जैसे उसे अंदर तक हिला दिया था। एक पल को उसका दिल किया कि वो उस मासूम सी लड़की को अपने साथ ले जाए। साफ दिख रहा था कि वो किसी साजिश का शिकार हो गई है और इस गंदी दुनिया में जबरन धकेल दी गई है। लेकिन अभी उसके पास वक्त नहीं था। खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और गलियारे में गुम हो गया। ऐसे हालात में बचकर निकल जाना उसे अच्छे से आता था। पुलिस की रेड के वक्त वो बड़ी होशियारी से इमारत के पिछले हिस्से से निकल गया। पुलिस अंदर घुस चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उस अनजान लड़की का अब क्या होगा। जेब में हाथ डाले सड़क पर चलता हुआ वो उसी के बारे में सोचता रहा। कुछ ही देर में वह अपने ठिकाने पर पहुंच गया, जहां बल्लू समेत पूरा गैंग पहले से मौजूद था। उनका सरगना आर्यन भाई भी था। मुझे वहां से निकलने को क्यों कहा गया? अविनाश ने सख्त लहजे में बल्लू से पूछा। बल्लू ने हंसी में बात टालते हुए कहा, अरे वो माल की खबर देने वाली लड़की तो आई ही नहीं। बॉर्डर पर सख्ती हो गई है। बिना पक्की जानकारी के अब हम कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर बोला, माल बहुत कीमती है। शायद एजेंसी वालों ने उस लड़की को पकड़ लिया हो, पर वो 2 दिन में खुद ही बाहर आ जाएगी। तब तक सब अपने अपने ठिकानों में छुपे रहें। ये एजेंसी वाले ना जाने क्यों हमारे धंधे के पीछे पड़े हैं। बल्लू की बात पर अविनाश मन ही मन मुस्कुराया। इन लोगों को पता ही नहीं था कि वह तो खुद उसी एजेंसी से है जो इनकी जड़ तक उखाड़ने आई है। बल्लू और आर्यन का गैंग देश का एक बड़ा ड्रग्स रैकेट चला रहा था। स्कूलों, कॉलेजों और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में भी नशा पहुंचा रहे थे। बच्चे बर्बाद हो रहे थे। जब ये मिशन अविनाश को सौंपा गया था तो उसके सीनियर अफसर ने कहा था, अविनाश, ये जहर हमारे बच्चों को खा रहा है। अगर हम अब नहीं रुके तो हम अपने ही हाथों से अगली पीढ़ी को दफना देंगे। उसी दिन अविनाश ने सल्यूट ठोका था और नए नाम से इस गैंग में शामिल हो गया था। आज उसे उस लड़की से मिलना था जो विदेशी माल की जानकारी देती थी, मगर किस्मत उसे उस मासूम लड़की से मिला गई जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। तुमने कहा कि वो लड़की गिरफ्तार हो गई, लेकिन जो मेरे कमरे में आई थी वो कौन थी? अविनाश ने पूछा। बल्लू ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अरे यार, इन कोठों की औरतों के पास कोई एक लड़की थोड़ी होती है। ग्राहक जिस कमरे में जाता है वहीं लड़की भेज दी जाती है। रोज सैकड़ों लड़कियां अगवा होती हैं। उसकी बात सुनकर अविनाश का दिल चटक गया। तो अब वो लड़की कहाँ होगी? वहाँ तो पुलिस की रेड हो गई थी। बल्लू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू बच्चा है क्या? वो दलाल औरतें सारी लड़कियों को लेकर पहले ही निकल गई होगी। पूरे देश में इनके कई अड्डे हैं। अब कहीं और बैठी होगी। हमारी वाली लड़की 2 दिन में आ जाएगी। डील फाइनल समझ। अविनाश ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस अनजान लड़की के बारे में वो इतना क्यों सोच रहा है। जब नीचे से पुलिस सायरन की आवाज आई तो वो लड़की ऐसे जमी थी जैसे बुत हो। उसके मन में एक चाहत थी, काश पुलिस उसे पकड़ ले और इस नर्क से बाहर निकाल दे, जहाँ सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी रोज कुचली जाती थी। दोनों हाथों से खुद को ढकती वो अपने बीते फैसलों को कोस रही थी। उसे याद आ रहा था जब उसने उस लड़के पर भरोसा किया था। तभी एक आवाज आई, तनुजा, तनुजा, चल उठ, यहाँ से निकल। पुलिस आ गई है, पकड़ लेगी तुझे। और तू तो मेरी सबसे कीमती चीज है, जिसे आज तक किसी ने छुआ भी नहीं। मैं तुझे पुलिस के हवाले थोड़ी ना करूंगी। मैडम रानी कमरे में दाखिल हुई और तनुजा के ऊपर एक लंबा काला कोट डाल दिया। फिर उसका चेहरा मास्क से ढककर उसकी पहचान छिपा दी। उसका हाथ पकड़कर रानी उसे बाहर ले आई और तनुजा एक रोबोट की तरह उनके पीछे पीछे चल दी। रास्ते में उसका मन फिर बीते समय में चला गया। वो सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर में सख्त मिजाज पिता और एक स्वार्थी भाई था जिसे बस अपनी शादी और दुनिया की चिंता थी। तनुजा के पास सिर्फ माँ थी और माँ के जाने के बाद वो टूट गई थी। कॉलेज के पहले दिन जब वो पहुंची तो वहाँ की अमीर लड़कियों को देखकर सहम गई। तभी घुंघराले बालों वाली एक लंबी लड़की उसके पास आई और बोली, हाय, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। तनुजा ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम्हारे पास फोन है? मुझे मम्मी को कॉल करनी है। तनुजा ने बिना हिचक फोन दे दिया। लड़की काफी देर तक कॉल पर लगी रही। घंटों बाद लौटकर बोली, थैंक यू,
तुम बहुत प्यारी हो, अब हम दोस्त हैं। धीरे धीरे वही लड़की बार बार उसका फोन मांगने लगी। तनुजा अकेली थी इसलिए मना भी नहीं कर पाई। फिर एक दिन जब क्लास चल रही थी, तनुजा के मोबाइल पर अजनबी नंबर से मैसेज आया, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, क्या मैं तुम्हें सफेद फूल भेजूं? उसका दिल जोर से धड़क उठा। डर के मारे उसने मोबाइल बंद कर दिया। मगर ये रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन जब पिता ने डांट लगाई तो दुखी होकर उसने उस लड़के को जवाब दे दिया। उसने अपना नाम आर्यन बताया था। ये वही आर्यन था जो बल्लू के गैंग का सरदार था। आर्यन ने कहा, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब तो तनुजा रोज आर्यन से बात करने लगी थी। हर रात कॉलेज और घर के काम के बाद वो उसकी आवाज सुनती थी। एक दिन तनुजा ने पूछा, जब हमारी शादी होगी क्या तुम मुझे घुमाने ले जाओगे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा, तुम्हें एक बड़ा सा घर दूंगा, तुम्हारी अपनी गाड़ी होगी। लेकिन फिर एक दिन उसने कहा, तुम्हारे पापा और भाई हमारी शादी में सबसे बड़ी रुकावट है। ये सुनकर तनुजा उदास हो गई। वो बोली, आज पापा ने मुझे सिर्फ इस बात पर थप्पड़ मार दिया कि मैं कॉलेज से देर से आई। रोती हुई बोली, उन्हें तो बस शक होता है, समझना नहीं चाहते। आर्यन ने फिर अपना खेल खेला। अगर मैं लड़की होता और मेरे घर वाले ऐसे होते तो कभी उनकी परवाह नहीं करता। आओ मेरे साथ भाग चलो, शादी कर लेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मगर यह सुनते ही तनुजा डर गई। घर से भागने का ख्याल ही उसे कांपने पर मजबूर कर देता था। उसने कॉल काट दी और फिर आर्यन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसकी एक सहेली की शादी थी, उसने बड़े प्यार से पापा से बाहर जाने की इजाजत मांगी। पापा ने सख्ती से मना कर दिया, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल की लड़कियां तो बस आजादी के नाम पर बिगड़ गई हैं। घर बैठो सुकून से और जाकर खाना बनाओ, मेरे दोस्तों को खाने पर आना है। उनकी बात सुनकर तनुजा की आंखों में आंसू भर आए और वो चुपचाप रसोई में चली गई। भाई की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी दिन भर पलंग पर लेटी रहती थी। तनुजा को पूरे घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। थक कर टूट कर उसने एक फैसला किया, अब वह यह जिंदगी नहीं जिएगी। उसे अपनी मोहब्बत चाहिए थी और एक मौका। कमरे में जाकर उसने आर्यन का नंबर मिलाया। आर्यन उस वक्त अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। फोन देखते ही बोला, शांत हो जाओ सब, शिकार हाथ में आ रहा है। फिर उसने फोन कान में लगाया और मीठी मीठी बातें करने लगा। तनुजा ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? आर्यन ने मोहब्बत की झूठी बारिश कर दी, जिससे तनुजा को थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन उसने अपने स्कूल बैग में किताबों की जगह कुछ कपड़े और माँ की दी हुई सोने की चूड़ियां रखी और चुपचाप घर से निकल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आर्यन वहीं था, अपनी कार के पास खड़ा। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। आर्यन ने कहा, ओह, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है तुम पर? अब तुम मेरी पनाह में हो। तनुजा थोड़ा मुस्कुरा दी, लेकिन जल्द ही उसे आर्यन के हाव भाव से बेचैनी होने लगी। वो कभी गाल छूता, कभी हाथ पकड़ता। तनुजा घबरा गई, बोली, हम पहले शादी कर लेना, कोर्ट चलते हैं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ चलते हैं, मेरी मौसी के घर चलो, तुम्हारे लिए ब्राइडल ड्रेस भी ला रखा है। हालांकि तनुजा के मन में कुछ खटक रहा था, फिर भी वो साथ चल पड़ी। आप मेरे घर वालों से रिश्ता क्यों नहीं मांगते? उसने पूछा। इस पर आर्यन का चेहरा एकदम बदल गया। गुस्से से बोला, ओह कम ऑन, अब छोड़ो अपने घर वालों को। भागकर आने वाली लड़कियां फिर बार बार अपने घर का नाम नहीं लेती। अब वो सब दफन करो। कार एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। आर्यन ने कहा, चलो यही मेरी मौसी रहती हैं। वो भारी कदमों से उतरी। अंदर कई लड़कियां बैठी थी जो तनुजा को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। उनके कपड़े और बातें देखकर तनुजा असहज हो गई। तुम्हारी मौसी की इतनी बेटियां? उसने पूछा। आर्यन जोर से हंसा, हाँ, ये सब मौसी से सिलाई सीखने आती हैं। फिर अब उसे एक कमरे में ले गया जहाँ एक दुबली पतली दिखने में मॉडर्न औरत बैठी थी। रानी। रानी ने तनुजा को देखते ही कहा, अरे आजा, कितनी प्यारी बच्ची है। इसकी तो उम्र ही मुश्किल से 20 होगी। ये तो मेरी होनी चाहिए। रानी पास आकर उसका हाथ सहलाने लगी। तनुजा डर गई। आर्यन बोला, तुम मौसी के पास बैठो, एक काम निपटा कर आता हूँ। और वह बाहर चला गया। कमरे में दो अनजान आदमी पहले से
ऐसे बैठे थे जो सिर से पांव तक तनुजा को घूर रहे थे। रानी बोली, बैठो, इतना घबरा क्यों रही हो? ओहो, कितना तेल लगा रखा है बालों में, इसे ले जाकर हेड वॉश करवाओ और ये बेकार सा कॉलेज यूनिफॉर्म बदलवाओ, कुछ प्यारे से कपड़े पहनाओ जिसमें इसके सुंदर कंधे और कमर दिखे। आज रात की पार्टी में ये मेरे साथ चलेगी। तनुजा का खून सूख गया, डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। आर्यन कहाँ है? मुझे उसी के साथ जाना है। उसके इतना कहते ही रानी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो तनुजा की ओर झुककर बोली, मेरा नाम रानी है और तुम्हारा आर्यन, उसका काम तो यहीं तक था, बस सुंदर लड़कियों को फंसाकर मेरे पास पहुंचाना। इसके बाद तो वो निकल जाता है। अब आगे की जिम्मेदारी मेरी है। तुम मासूम हो, तुम्हें तराशना मेरा काम है। मर्दों के दिलों पर राज करोगी, मैं देख सकती हूँ। तुम तो मेरे सारे अकाउंट भर दोगी। ये कहते हुए रानी ने तनुजा की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। तनुजा फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, मुझे जाने दो। आर्यन ने तो मुझसे शादी करने को कहा था। वो रानी को धक्का देकर भागने लगी, लेकिन तभी पास खड़ा एक चौड़े कंधों वाला गुंडा झपट पड़ा और उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है? अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। चल, तेरे पैर काटे। वो उसे घसीटते हुए पिछले कमरे की तरफ ले गए। कुछ ही देर में तनुजा की चीख उस हवेली में गूंजने लगी। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। कई दिन तक उसे बुरी तरह मारा पीटा गया, भूखा रखा गया, लेकिन तनुजा ने उस धंधे में उतरने से मना कर दिया। रानी चाहती थी कि तनुजा उसके धंधे में उतरे, मगर तनुजा की रूह तक कांप चुकी थी। उसकी बस एक ही जिद थी, मुझे वापस जाना है। लेकिन कितने दिन? जब उसे जान से मारने और हाथ पैर काट कर सड़क पर फेंकने की धमकियां दी गईं, तो एक दिन तनुजा टूट गई, हार मान ली और आज अपने पहले ही दिन वो अपने पहले ग्राहक को ही भगा बैठी थी। रानी ने उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो, ऐसा हर दिन नहीं होता। कल जहां मैं तुम्हें भेजूंगी वहां तुम्हारा अनुभव अच्छा रहेगा। वो आदमी तुम्हें बहुत प्यार देगा। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। दरवाजा लॉक हो गया। तनुजा धीमे धीमे आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कमरे में सस्ती बत्तियों की चकाचौंध थी। दीवारों पर नकली सजावट और बगल के पलंग पर दूसरी लड़की का सामान, जो शायद अभी तक लौटी नहीं थी। शायद उसकी रात सफल रही थी। तनुजा ने अपना कोट उतारा। उसके जिस्म पर जुल्म के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो खुद को देखती रही, फिर अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने क्या कर दिया? अब यही क्या तनुजा तुम्हारी किस्मत है? इसी गंदगी में जीना होगा, वो खुद से बोली। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उधर दूसरी तरफ सीबीआई अफसर अविनाश रॉय अपने माथे पर हाथ फेरते हुए परेशान बैठा था। तभी बल्लू कमरे में दाखिल हुआ। सरकार, क्यों यूं बैठे हो? लड़की तो जब आएगी तभी डील होगी। जब तक वक्त है पार्टी में चलते हैं। क्या कमाल की रौनक होती है वहाँ, बल्लू ने आंख मारते हुए कहा। अविनाश ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर अनमने ढंग से हामी भर दी। कुछ ही देर में टी शर्ट और जीन्स पहने अविनाश एक भव्य होटल में बबलू के साथ दाखिल हो गया था। बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां और सिक्योरिटी देखकर समझ आ रहा था कि कोई खास महफिल है। यह कौन सी पार्टी है? कोई शादी ब्याह लग रहा है क्या? अविनाश ने पूछा। बल्लू हंस पड़ा। भाई, इस क्लास को शादी ब्याह की जरूरत नहीं, ये तो वैसे ही मजे कर लेते हैं। आज भी बस ऐसी ही पार्टी है, मिलने मिलाने की। तू बस एंजॉय कर, मेरे पास स्पेशल पास है। उसने जेब से 2 पास निकाले। अविनाश ने चुपचाप सिर हिला दिया। अंदर घुसते ही बल्लू भीड़ में गुम हो गया। कुछ ही देर में वो रंगीन लड़कियों के झुंड में शराब पीता झूमता दिखने लगा। अविनाश को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखा, छोटे छोटे कपड़े, चमकीले ठहाके, शराब के गिलास। वो अपनी टेबल पर बैठकर जूस के गिलास में स्ट्रॉ घुमा ही रहा था कि अचानक ठिठक गया। एक दुबली पतली बेहद मॉडर्न औरत अपनी साड़ी का पल्लू संभालती सामने की टेबल पर आकर बैठी थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़की भी थी, वही लड़की जिसे अविनाश कुछ समय पहले उस कमरे में देख चुका था। तनुजा,
उसे देखते ही अविनाश का दिल जोर से धड़क उठा। उसके चेहरे पर आज भी वही उदासी थी। उसने काले रंग की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी जो घुटनों तक आ रही थी। गले में एक नाजुक सा नेकलेस था। बाल एक और सहेज कर रखे गए थे। तनुजा आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई तस्वीर से निकल कर आई हो, मगर उसकी आंखों में आज भी वही खालीपन था। तनुजा, मैंने कहा ना, मूड ठीक करो, रानी ने सख्ती से कहा। मेरे एक क्लाइंट आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अगर तूने आज भी किसी हरकत से उन्हें भगा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी की ये बात सीबीआई ऑफिसर अविनाश रॉय के कानों तक पहुंच चुकी थी। वह पहले से ही सतर्क हो गया था। तनुजा ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर सामने आने वाले आदमी की ओर देखा। अरे राजपाल जी, आप कहाँ रह गए थे? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, आपके लिए कितनी खूबसूरत सौगात लाई हूँ, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझिए। राजपाल ने तनुजा को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। वो लगभग 50 के आसपास का अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने तनुजा की कलाई पर उंगली फिराई और कहा, तोहफा वाकई खास है। तनुजा घबराकर पीछे हट गई। राजपाल की दिलचस्पी और बढ़ गई। वह बोला, तोहफा मंजूर है, पेमेंट मिल जाएगी। और तनुजा का बाजू पकड़ लिया। नहीं प्लीज, मुझे नहीं जाना, तनुजा गिड़गिड़ाई। उसने रानी की ओर देखा, मगर रानी ने मुंह फेर लिया। राजपाल ने एक ड्रिंक उठाकर गटक लिया और लड़खड़ाती चाल में तनुजा को जबरन ले जाने लगा। अविनाश रॉय बेचैन हो उठा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर बल्लू कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे से उठा, चेहरे को नकाब से ढका और उसी दिशा में बढ़ा जिधर राजपाल तनुजा को ले गया था। पीछे के गलियारे सकरे थे और दोनों तरफ बंद कमरे। अचानक अविनाश का फोन बजा। उसके अधिकारी का कॉल था। वह कुछ पल बात करने के लिए रुक गया। फोन कटते ही वो दौड़ा, मगर गलियारा अब खाली था, सब दरवाजे बंद। उसे लगा मानो कोई उसे उसकी सबसे कीमती चीज से जुदा कर रहा हो। एक ख्याल आया, होटल की पीछे की ओर एक टेरेस है, शायद वहां से कोई दूसरा रास्ता दिखे। वह डाइनिंग रूम की ओर दौड़ा और टेरेस पर पहुंच गया। टेरेस से एक कमरे की खिड़की के आगे पर्दे खींचे थे, लेकिन उनमें एक हल्की सी दरार थी। अविनाश ने झांका, अंदर राजपाल था और उसके सामने तनुजा बैठी थी। राजपाल अपना कोट उतार रहा था। तनुजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही उसने तनुजा के कंधे पर हाथ रखा, अविनाश का गुस्सा फट पड़ा। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और तुरंत ही खिड़की से अंदर कूद गया। मजबूर लड़कियों का शोषण करता है तू, तेरे जैसे नीच लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। कहते हुए अविनाश ने एक जोरदार घूसा राजपाल की नाक पर मारा। उसके बाद घूसे पर घूसा बरसा दिए। राजपाल का खून बहने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अविनाश रॉय ने उसे एक ठोकर मारी, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। तनुजा घबराकर पलंग से उठ खड़ी हुई। उसकी आंख में डर और हैरानी दोनों थे। अविनाश ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आया। तनुजा उसे देखकर चौंक गई। आप? उसके होंठों से निकला। अविनाश हल्के से मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। बल्लू का मैसेज था, लड़की आजाद हो चुकी है और इसी होटल में आ रही है, बाहर पार्किंग में आ जाओ। अविनाश ने बेमन से मोबाइल वापस जेब में रखा और तनुजा की ओर देखा। तुम इनके चंगुल में कैसे फंसी? उस दिन तुमने कहा था मैं पहला आदमी था, तो क्या अब तक? उसकी बात अधूरी छूट गई। तनुजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे इनके कब्जे में आए 1 महीना हो चुका है। पहली बार रानी मैडम ने मुझे आपके पास भेजा था। होटल से पता चला कि कोई क्लाइंट आया हुआ है तो मुझे भेज दिया, और आज ये दूसरा आदमी था। उसकी आवाज रोने में डूबी हुई थी। अविनाश का दिल भारी हो गया। तुम्हें यहाँ कौन लाया? तनुजा ने भर आई निगाहों से देखा और कहा, आर्यन। अपनी पूरी कहानी बताई। अविनाश ने लंबी सांस ली। उसे तनुजा की मासूमियत पर तरस आ गया था। उस मासूमियत की वजह से वो खुद भी अतीत में एक बड़ा नुकसान झेल चुका था। क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? अविनाश ने पूछा। तनुजा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? क्या मैं सच में जा सकती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं हर कीमत पर यहाँ से निकलना चाहती हूँ, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, ये काम मुझसे नहीं होगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। अविनाश खुद को रोक नहीं सका और उसके पास चला गया। वो अजनबी थी, लेकिन फिर भी कुछ था उसमें जो उसे भीतर तक हिला रहा
रहा था। रोना बंद करो, वह बोला। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा दर्द सहना होगा। उसके कहने पर तनुजा ने सिर उठाया। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी और नाक भी सूज गई थी। अविनाश ने उसके आंसू पोंछे और बोला, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मामूली सी चुभन बस। फिर वह उसके करीब आया और उसकी गर्दन की नस पर 2 उंगलियों से दबाव डाला। तनुजा ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वह बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। अविनाश ने उसे धीरे से पलंग पर लिटाया और गहराई से उसकी ओर देखा। वह अभी उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता था। उसे पता था राजपाल के आदमी थोड़ी ही देर में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अगर उन्हें तनुजा सही सलामत मिल गई तो वे सोचेंगे कि सब सामान्य है और गुस्सा उस पर ही निकालेंगे। बेहतर यही था कि तनुजा को उस दृश्य का हिस्सा बना दिया जाए। उसने पहले ही उसकी लोकेशन सुरक्षित कर ली थी, अब समय बर्बाद करना बेकार था। वो मुड़ा और खिड़की से बाहर निकल गया। जाते जाते एक आखिरी बार तनुजा की ओर देखा और फिर चेहरा नकाब से ढककर डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। होटल से गुजरता हुआ वह पार्किंग की ओर बढ़ा, जहाँ बल्लू बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। लड़की आ गई है, वो देखो, बल्लू ने इशारा किया। टाइट जीन्स, टी शर्ट और सन ग्लास लगाए एक आत्मविश्वासी लड़की तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसे देखते ही अविनाश समझ गया कि बल्लू की बात सही है। ये मामूली लड़की नहीं है, ये वही लड़की है जिसने यूनिवर्सिटी में तनुजा का फोन मांगा था कॉल करने के लिए। और यह लड़की आर्यन के गैंग का हिस्सा है और मासूम लड़कियों को फंसाने में आर्यन की मदद करती है और उसके और भी धंधों में उसका साथ देती है। ये कौन है? लड़की ने पास आते ही अविनाश को घूरते हुए पूछा। अपना ही आदमी है, नई डील में हमारे साथ होगा, पूरी जांच कर ली है, बेफिक्र रहो, बल्लू ने कहा। लड़की ने चश्मा उतारा और सिर से पैर तक अविनाश को देखा, फिर नाराज होकर बोली, हर दिन ऐसे फटीचर लोगों को ले आते हो, अगर ये सरकार का आदमी निकल आया तो फिर बर्बाद हो जाओगे तुम लोग भी मेरे साथ। एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म। अविनाश ने खुद को बामुश्किल शांत रखा। बल्लू सफाई देता रहा। थोड़ी देर बाद लड़की का मूड थोड़ा ठीक हुआ। वो बोली, माल आएगा, पूरे साल का माल एक साथ। बॉर्डर पर बहुत सख्ती है, किसी भी रास्ते से अंदर लाने की इजाजत नहीं, इसीलिए सब कुछ संभाल कर करना होगा। शनिवार रात माल पहुंचेगा, डील पक्की है, पेमेंट हाथों हाथ होगी, हम और हमारे बॉस साथ होंगे। तुम भी अपने लीडर को साथ लाओ, याद रखो, उसने कड़क लहजे में कहा। अगर ये माल एक बार निकल गया तो पूरे देश में 1 साल तक कोई सप्लाई नहीं होगी। वह जाते जाते अविनाश रॉय को गहरी नजर से देखती चली गई। शनिवार की रात के लिए तैयारियां जोरों पर थीं, मगर अविनाश को तनुजा की फिक्र सता रही थी। उसे पता था कि अब बस एक दिन बचा है, लेकिन वह तनुजा को उन दरिंदों के हवाले नहीं छोड़ सकता था। वह रात भर बेचैन रहा, खिड़की के पास बैठा रहा और सोचता रहा। रात के करीब 3 बजे उसने अपने एक खास सोर्स की मदद से रानी का नंबर निकाल लिया और कॉल मिलाई। कौन बोल रहा है आधी रात को? रानी ने झुलझुलाते हुए पूछा। मैडम, अविनाश ने नर्म आवाज में कहा। ग्राहक के लिए दिन रात क्या मायने रखते हैं, जरूरत जब हो तभी डील चाहिए। पैसे भेज रहा हूँ तुम्हारे अकाउंट में, लेकिन माल मेरी पसंद का होना चाहिए। रानी लालच में आ गई। जैसा चाहोगे वैसा माल मिलेगा, पेमेंट मुंह मांगी होगी। अविनाश ने जानबूझकर 20 साल की लंबी बालों वाली कुमारी लड़की की मांग रखी। उसे पता था रानी के पास वही तनुजा है। पेमेंट मिलते ही रानी मान गई और उसकी डील पक्की हो गई। अविनाश ने कहा कि शनिवार रात माल एक खास जगह पर डिलीवर किया जाए और कॉल काट दी। शनिवार की रात आ चुकी थी, हर कोई तैयार था। एक रहस्यमय लीडर भी आया हुआ था। ड्रग्स की मांग बहुत थी और डील किसी भी हाल में होनी थी। राजपाल ही ये धंधा करता था। राजपाल का ट्रक दूर से आता दिखाई दिया। यही ट्रक है, इशारा मिल गया। बल्लू ने मोबाइल देखते हुए कहा। सब लोग गाड़ियों से उतरकर खड़े हो गए। उनके पास बड़ी रकम थी। ट्रक से एक महिला और उसके आदमी उतरे। उनके पास 2 बड़े बैग थे। पैसे दो, महिला ने कहा। लीडर ने पैसे थमा दिए। महिला ने गिनकर हामी भरी और लेन देन पूरा किया। इतने में वहां 2 लड़कियां आती दिखी।
देखी। एक थी तनुजा और दूसरी एक थोड़ी बड़ी लड़की। वे मुस्कुराती हुई पास आई। ये कौन है? लीडर ने पूछा। बल्लू बोला, सर छोड़िए, कोई झंझट मत लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारा साथी था? महिला ने पूछा। सबने इधर उधर देखा। अविनाश गायब था। दरअसल वह साइड में जाकर पहले ही सीनियर ऑफिसर को सूचना भेज चुका था। अब वह बस अंतिम संकेत देने वाला था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, एक बटन दबाया, धमाका हुआ। एजेंसी ने अपना काम कर दिया था। ड्रग्स की बड़ी खेप, गैंग, सब खत्म। अविनाश ने जब मुड़कर देखा, तनुजा वहीं खड़ी थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मरने के लिए, वह चिल्लाई। अविनाश मुस्कुराया, पास आया। अब से तुम्हारी जिंदगी में ये लोग नहीं रहेंगे। सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं खोजेगा। उसने उसकी नाक को हल्के से छुआ। तनुजा बस उसे देखती रह गई। दूसरी लड़की को देखकर उसने कहा, तुम भी आजाद हो, चाहो तो शेल्टर में चलो, नहीं तो कहीं और जा सकती हो। तभी रेस्क्यू टीम आ गई। सर, बॉस ने कहा है आपको सुरक्षित वापस लाया जाए। अविनाश मुस्कुराया, गाड़ी का दरवाजा खोला और तनुजा की ओर देखा। वह थोड़ी देर झिझकी। उसके दिल में अब भी डर था। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, अविनाश बोला। यहाँ से जाते ही तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी। चाहो तो नई जिंदगी शुरू कर सकती हो या फिर मुझसे शादी कर सकती हो। तनुजा की आंखें भर आईं। अब तक जो उसके साथ हुआ था सब याद आ गया। मगर वह मुस्कुराई और गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। अविनाश तनुजा से प्यार करने लगा था। उसे तनुजा की मासूमियत बेहद ज्यादा पसंद आ गई थी। आर्यन जो लापता हो गया था, अविनाश की टीम ने उसे भी जल्द ही खोज निकाला और आर्यन को 10 साल की सजा हो गई और वह आज जेल की दीवारों के पीछे है। 2 महीने बाद अविनाश अपने कमरे में दाखिल हुआ। आज बहुत खास दिन था। अंदर तनुजा लहंगे में आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। अविनाश ने कहा, आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। वह मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। अब तनुजा की जिंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही थी। जिस दलदल से वो बाहर निकली थी, वहां अब कभी वापस नहीं जाना था। और फिर उस रात तनुजा अविनाश की शादी हो गई और अविनाश ने तनुजा को इज्जत, सम्मान और प्यार से नवाजा। तनुजा की जो पढ़ाई अधूरी रह गई थी, अविनाश ने वह पूरी करवाई और अविनाश ने तनुजा को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मोटिवेट किया, जिसके चलते तनुजा ने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की और उसका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन भी हो गया। आज तनुजा और अविनाश दोनों ही समाज की सेवा भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी भी जी रहे हैं। तनुजा की वह जिंदगी जिसमें अंधेरा छा गया था, उसमें रोशनी की किरण बनकर अविनाश आया था और तनुजा को उस अंधेरे से बाहर निकाल लाया था। दोस्तों, प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास है। अगर सही व्यक्ति से हो तो प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। लोगों से निवेदन है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी अनजान शख्स पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों को पहले अच्छे से परख लेना चाहिए, उसके बाद ही उन पर भरोसा करना चाहिए। कई आर्यन जैसे लड़के हैं जो मासूम लड़कियों का फायदा उठा लेते हैं और कई ऐसी लड़कियां और औरतें भी हैं जो अपने फायदे के लिए मासूम लड़कियों को शिकार बना लेती हैं और आर्यन जैसे लोगों का साथ देती हैं। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए जिसमें बच्चे उनसे अपने मन की बात अगर कहना चाहें तो कह सकें और बच्चों पर बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में रोक टोक लगाने की वजह से बच्चों को घर एक जेल की तरह लगने लगता है और वह इस जेल से निजात पाने के लिए कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। आपको अविनाश और तनुजा की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।